रामवती अपनी फूलों की दुकान पर आकर बैठी ही थी कि तभी जमींदार चौधरी वहां आ धमका। कल तुम्हारी दुकान से मैंने अपने नौकर जग्गू से एक फूलों का हार मंगाया था जो आज ही मुरझा गया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी दुकान के फूल इतनी जल्दी नहीं मुरझाते। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तभी जमींदार चौधरी का नौकर जग्गू फूलों की माला लेकर वहां पर आ गया। तुम अपनी आंखों से स्वयं देख लो। रामवती फूलों को गौर से देखती हुई बोली, ये मेरी दुकान के फूल नहीं हैं। मैं अपनी दुकान के फूल अच्छी तरह से पहचानती हूँ। ये झूठ बोल रही है जमींदार साहब, मैं इसी के यहाँ से फूलों का हार लेकर गया था। देख रहा हूँ रामवती कि तुम लोगों को बेकार फूल बेच बेच कर अच्छी कमाई कर रही हो, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इतना बोलकर जमींदार चौधरी अपने नौकर जग्गू के साथ वहां से चला गया। जमींदार चौधरी अपनी हवेली पहुंचा ही था कि तभी उसकी भतीजी रितिका जमींदार चौधरी से कहती है, क्या हुआ चाचा जी, कोई बात बनी क्या? जमींदार चौधरी के बोलने से पहले ही उसका नौकर जग्गू रितिका से बोला, जरूर कोई बात नहीं बनी रितिका जी। सेठ जी तो बस हमेशा की तरह रामवती से नाराज होकर यहाँ चले आए। ये क्या चाचा जी, इस तरह से तो रामवती कभी भी अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी, और जब तक वो अपनी फूलों की दुकान बंद नहीं करेगी तब तक मैं अपना इस गांव में फूलों का बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगी? चिंता क्यों करती हो रितिका? तुम अपने चाचा के दिमाग को अभी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाई हो। लेकिन मैं पहचान गया हूँ, फिर भी आप कुछ नहीं करने वाले। बकवास बंद करो जग्गू। मैं अगर तुमसे रोज मुरझाए हुए फूलों की माला बनवाता हूँ और वही फूलों की माला रामवती की दुकान पर ले जाता हूँ तो उसकी एक वजह है, और वो वजह तुम्हें कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। इधर रामवती अपने घर पहुंची थी कि तभी उसकी 15 वर्षीय बेटी साक्षी रामवती से कहती है, क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं बेटिया, हमेशा की तरह आज भी जमींदार चौधरी पता नहीं किसकी दुकान की फूलों की माला मेरी दुकान पर ले आया और भड़क गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वैसे भी उसे हमारी कामयाबी अच्छी नहीं लगती माँ। वो इतना बड़ा जमींदार और मैं छोटी सी फूलों की दुकान चलाने वाली, आखिर मुझे लेकर उसके दिमाग में क्या चल सकता है? तो भी ना साक्षी पता नहीं क्या क्या सोचती है। अगले दिन जमींदार चौधरी रोज के मुताबिक अपने नौकर जग्गू के साथ गांव के बने हुए मंदिर चला गया। चौधरी साहब, आज आप हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। अरे क्षमा करें पुजारी जी, मैं तो भूल गया, अभी मंगवाता हूँ। इतना बोलकर चौधरी जग्गू से कहता है, जग्गू जल्दी से रामवती की दुकान पर से फूल लेकर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है। जग्गू वहां से चला गया और कुछ देर बाद मुरझाए हुए फूल लेकर जमींदार चौधरी के सामने आकर खड़ा हो गया। फूल को देखकर जमींदार चौधरी क्रोधित अवस्था में पुजारी की ओर देखकर बोला, देख रहे हैं आप पुजारी जी, रामवती की कितनी घटिया हरकत है ये। मैं रोज रामवती की दुकान से ही फूलों की माला मंगवाता हूँ और उसके फूल अगले दिन मुरझा जाते हैं, और आज तो उसने हद ही कर दी। मंदिर के लिए भी उसने मुरझाए हुए फूल दिए, जो कि अपशकुन है। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, रामवती ने बहुत ही गलत हरकत की है। पुजारी जी, गांव के सारे लोग आपकी बात को मानते हैं। आप इसी समय रामवती की दुकान को गांव से हटवा दीजिए। अगर कहीं भगवान नाराज हो गए तो सारे गांव का सत्यानाश हो जाएगा। ये सुनकर पुजारी मंदिर में मौजूद लोगों से कहता है, चलो सब रामवती की दुकान पर चलो। पुजारी बहुत से लोगों को लेकर रामवती की दुकान पर चला गया। क्या हुआ पुजारी जी, सब लोग मुझे इतनी क्रोध भरी नजरों से क्यों देख रहे हैं? रामवती, तुम खराब फूल तो बेचती ही थी, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पूजा के लिए भी खराब फूल बेचने लगी। मगर मेरे यहाँ से तो आज किसी ने पूजा के लिए फूल खरीदे ही नहीं, और भला मैं पूजा के लिए खराब फूल क्यों बेचूंगी?
रामवती झूठ बोलती है पुजारी जी, इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। पुजारी ने सारे लोगों को देखकर कहा, तुम सब देखते क्या हो, तोड़ दो रामवती की दुकान। पुजारी की बात सुनकर सभी लोगों ने रामवती की दुकान को तोड़ दिया और उसके फूल सड़क पर बिखेर दिए। रामवती रोती हुई अपने घर चली गई। अपनी माँ को देखकर उसकी बेटी साक्षी घबराते हुए बोली, क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? रामवती सारी घटना अपनी बेटी साक्षी को बताती है। बेटी, मेरी बात का विश्वास कर, मैंने पूजा के लिए खराब फूल नहीं बेचे। मेरा तो सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है माँ। अमेरिका से फूलों के रिसर्चर प्रोफेसर आर्यन हमारे गांव में फूलों के घर बनाने का प्रतियोगिता कराने के लिए आ रहे हैं और मैंने ऑनलाइन इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लिया है, लेकिन हमारे सारे फूल तो गांव वालों ने सड़क पर फेंककर बेकार कर दिए। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं आज गांव के मुखिया के पास जाऊंगी। उनके बगीचे में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रामवती सीधे मुखिया के घर पर चली गई। यहाँ पर क्या करने आई हो रामवती? मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि गांव वालों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। मुद्दे की बात करो रामवती। बात ये है मुखिया जी कि मेरी बिटिया साक्षी ने फूलों के घर बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। और तुम चाहती हो कि मैं अपने बगीचे के रंग बिरंगे फूल तुम्हें बेच दूं? अगर तुम ये सोचकर यहाँ पर आई हो तो वापस लौट जाओ। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें अब फूल नहीं बेचेगा। रामवती निराश होकर वहां से चली गई। इधर रितिका अपने चाचा जमींदार चौधरी से बोली, वाओ चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने तुम्हारे फूलों के व्यवसाय करने का रास्ता आसान कर दिया है रितिका, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों अमेरिका से प्रोफेसर आर्यन हमारे गांव में एक प्रतियोगिता रखने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता में फूलों का घर बनाना होगा। तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लो, मुझे विश्वास है कि तुम जीत जाओगी और उसके बाद तुम्हारा व्यवसाय चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। चाचा जी, मैंने ऑनलाइन उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया है। इधर अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर साक्षी सब समझ गई। अगले दिन साक्षी को रोता हुआ देखकर उसकी माँ बोली, रो मत बिटिया, ईश्वर पर भरोसा रखो। रामवती के ये शब्द सुनकर साक्षी अचानक मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। साक्षी भगवान की मूर्ति को देखकर रोती हुई कहती है, हे भगवान, कल प्रोफेसर आर्यन यहाँ आने वाले हैं, मुझे अपमानित होने से बचा लीजिए। तभी उसके कंधे पर पीछे किसी ने हाथ रखा। साक्षी ने देखा तो एक सुंदर स्त्री हाथ में एक सुंदर से फूल के साथ खड़ी थी। वो सुंदर स्त्री साक्षी को फूल देती है। बिटिया, इस फूल को अपने घर के बाहर रख देना और फिर इसका चमत्कार देखना। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहां से चली गई। साक्षी के हाथ में सुंदर फूल देखकर रामवती उससे बोली, साक्षी, तुम्हारे हाथ में फूल कैसा? साक्षी सारी घटना बताती हुई अपनी माँ से कहती है, तुम इस फूल को घर से बाहर क्यों नहीं रखाती? क्या माँ, आप चमत्कार पर विश्वास करती हैं? बिटिया, जब हर तरफ से विपरीत परिस्थितियां हमें घेर लें, तब सिर्फ हमें एक चमत्कार की ही उम्मीद होती है। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी बाहर घास के मैदान में उस फूल को रख आई और सो गई। अगले दिन साक्षी जब सोकर उठी तो अविश्वास भरी नजरों से बाहर का दृश्य देखने लगी। उसने देखा कि उस घास के मैदान में एक फूलों का बहुत सुंदर महल बना हुआ था। साक्षी अपनी माँ को उठाकर तुरंत बाहर ले आई। देखिए माँ, ये तो फूलों का बहुत ही सुंदर महल है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। रामवती और साक्षी उस महल के अंदर चले गए। उस महल के अंदर हर वस्तु फूलों की ही थी। इधर प्रोफेसर आर्यन गांव में कदम रख चुके थे। वो प्रतियोगिता के मुताबिक रितिका के बने हुए फूलों के घर को देखकर कहते हैं,
तुमने फूलों का तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है रितिका। अचानक प्रोफेसर को कुछ याद आया और वो जमींदार चौधरी की ओर देखकर कहते हैं, एक लड़की ने और ऑनलाइन फॉर्म भरा था, वो कहीं नजर नहीं आ रही। उसका नाम, हाँ याद आया, उसका नाम साक्षी है। अरे आपने भी किसका नाम ले लिया? लगता है वो डर की वजह से आई ही नहीं। ये मेरा अपमान है, मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी और गांव के लोगों को रामवती के घर के नजदीक लेकर पहुंच गया। तभी प्रोफेसर की नजर रामवती के घर के ठीक सामने फूलों से बने हुए महल पर पड़ी। प्रोफेसर आर्यन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये तो फूलों का बहुत बड़ा और सुंदर महल है। इस तरह का महल तो कोई बहुत ही कुशल फूलों का कारीगर ही बना सकता है। इतना कहकर प्रोफेसर उस महल के अंदर प्रवेश कर गए। तुमने तो बहुत ही सुंदर फूलों का महल बनाया है साक्षी। इस प्रतियोगिता की विजेता तो तुम ही हो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने खर्चे से अमेरिका बुलाऊंगा। इतना कहकर प्रोफेसर अपने हाथ में पड़ी हुई ट्रॉफी साक्षी को पकड़ा देते हैं। ये देखकर जमींदार चौधरी और रितिका का चेहरा उतर गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही मंदिर वाली औरत वहां पर प्रकट हो गई। सभी गांव वाले चौंक गए। रामवती निर्दोष है। ये सब जमींदार चौधरी और उसके नौकर जग्गू की करतूत है। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी को फूलों का व्यवसाय कराना चाहता था और इसके लिए वो रामवती की फूलों की दुकान बंद करवाना चाहता था। इसलिए इस बेचारी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। ये देखकर गांव वाले सभी चौधरी और उसकी भतीजी के खिलाफ हो गए। जमींदार चौधरी अपनी भतीजी और नौकर के साथ उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। मगर रामवती और साक्षी आज भी अपने फूलों के महल में रहती हैं। सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। पर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है बताइए? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़ पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई।
धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने एक हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको एक हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़े मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूंगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था, जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में है। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है।
जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं।